हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, लास्ट जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने अपनी सेकंड बुक, जिसका टाइटल था स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके फर्स्ट चैप्टर यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उस चैप्टर पर बच्चों चर्चा की थी। आज हम बच्चों उसी बुक के चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका टाइटल है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इंग्लिश में हम बोलेंगे द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बच्चों, इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चों, आपके सामने लिखा है पार्ट 2, एक दलीय प्रभुत्व का युग, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बच्चों, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बच्चों? 4 मार्क्स। यानी यहां से जो सवाल आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाएंगे वो 4 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, बच्चों वो चैप्टर आपके पेपर में 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा और ये वाला 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे जो चैप्टर का टाइटल है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, चैप्टर का टाइटल है एक दलीय प्रभुत्व का युग। दल का मतलब बच्चों क्या होता है? यहां दल का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल, यानी एक दल के युग की, यानी बहुत लंबे समय तक भारत पर किस पार्टी का दबदबा रहा उसकी बात हम यहां करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ बच्चों 1947 में, तो भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत के सामने बहुत सारे बच्चों चैलेंजेस थे और उन बहुत सारी चुनौतियों में से बच्चों कुछ चुनौतियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, कुछ चुनौतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बच्चों, उन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौतियों में से मैंने आपको 3 चुनौतियों के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहली चुनौती मैंने आपको बताई थी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना। बच्चों, वो जो पहली चुनौती थी जिसका टाइटल था राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, उसको हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बच्चों, जो दूसरी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना करना। कौन सी चुनौती थी बच्चों? लोकतंत्र की स्थापना करना। आज इस चैप्टर में हम लोकतंत्र की स्थापना करने के बारे में ही पढ़ेंगे कि भारत के सामने जो दूसरी चुनौती थी, जो लोकतंत्र की स्थापना करने की थी, भारत उससे कैसे ओवरकम हुआ, भारत ने उसको कैसे फेस करा और भारत ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, और बच्चों भारत ने किस तरीके से अपने यहां लोकतंत्र की स्थापना की। मेनली हम ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, भारत आप सबको पता है किन हालातों में आजाद हुआ, किन हालातों में भारत को स्वतंत्रता मिली। बच्चों, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सैन्य रूप से हो, चाहे वो किसी भी रूप से हो, भारत की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का इस्तेमाल अपने विकास के लिए किया, भारत को लूटा और अपने देश का विकास किया, ये हम सब जानते हैं। बच्चों, आपको पता है कि जब हम आजाद हुए तो धीरे धीरे हमने अपना विकास करना शुरू किया। बच्चों, जब हम आजाद नहीं भी हुए थे उसी से पहले हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण नेता थे, बच्चों उन सब की एक सोच थी कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो आजाद भारत के अंदर लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, आजाद भारत के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा। बच्चों, सभी हमारे देश के नेता इस बात पर एकमत थे कि भारत में यदि किसी शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा तो बच्चों वो शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगी, बच्चों वो डेमोक्रेसी होगी जो भारत में अपनाई जाएगी। लेकिन जिन परिस्थितियों में भारत आजाद हुआ बच्चों, उन परिस्थितियों में लोकतंत्र की स्थापना करना अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा कार्य था, अपने आप में एक बहुत कठिन और डिफिकल्ट टास्क भारत के लिए था। लेकिन इतनी सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी बच्चों भारत ने अपने यहां लोकतंत्र की स्थापना की। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं और आपने 11th क्लास में ये बातें पढ़ी भी होंगी कि बच्चों 26 नवंबर को, कब बच्चों? 26 नवंबर को 1949 में, 26 नवंबर 1949 में बच्चों भारत का संविधान, किसका संविधान बच्चों? भारत का संविधान, भारत का संविधान बनकर क्या हो गया बच्चों? तैयार हो गया। भारत का संविधान बनकर
तैयार हो गया, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। बच्चों कब तैयार हुआ भारत का संविधान बनकर? 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत का जो संविधान था बच्चों वो बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम सब जानते हैं संविधान 26 नवंबर 1949 को बच्चों बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन लागू कब किया गया बच्चों? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बच्चों क्या किया गया? लागू हुआ। क्या हुआ बच्चों? लागू हुआ। और आप सब बच्चे जानते भी हैं कि हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। इस दिन बच्चों आप लोगों की स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं। तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत के अंदर लागू किया गया। बच्चों ये जो भारतीय संविधान था इसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी, इसमें बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई थी कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। कैसा गणराज्य होगा बच्चों? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा बच्चों। कैसा गणराज्य होगा? लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी इंग्लिश में अगर आप समझो तो उसमें यह कहा गया बच्चों कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन होगा। कैसी नेशन होगा बच्चों? डेमोक्रेटिक नेशन। भारत एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये बात स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में कही गई थी। अब जाहिर सी बात है हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू भी कर दिया और संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो जो बात हमने कही थी उस बात को अमल में भी लाना था, यानी भारत के अंदर हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंदर लिख दिया था कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, उस बात को हमें पूरा करना था, अपने शब्दों पर हमें खरा उतरना था और बच्चों हमने ऐसा किया भी। बच्चों जब भारत ने यह कहा कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा, भारत के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया जाएगा, तो बच्चों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के देशों ने भारत का मजाक उड़ाया। बच्चों दुनिया के न्यूज़पेपरों ने भारत का उपहास बनाया, भारत का मजाक उड़ाया। दुनिया के देशों ने भारत के बारे में अलग अलग बातें कही। कुछ पत्रकारों ने अपने अखबारों के अंदर यह लिखा कि भारत के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेला जा रहा है, भारत इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। बच्चों दुनिया के अखबारों ने हमें ये ताने दिए, ये तंज हमारे ऊपर कसे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है। यानी जुए का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वहां लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। यहां भी दुनिया के अखबारों ने यह कहा कि भारत तो किस्मत आजमाना चाहता है, जुआ खेल रहा है। वहीं दूसरे अखबारों ने बच्चों ये लिखा कि भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे कि भारत के अंदर किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी और किस तरीके से वो लोकतंत्र की स्थापना करने में असफल रहे। ये बातों न्यूज़पेपरों में बच्चों छापी जा रही थी। दुनिया के देश भारत का उपहास बना रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना भारत जैसे गरीब देशों में नहीं होती, लोकतंत्र की स्थापना भारत जैसे देशों में नहीं होती जहां की अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ हो और गरीबी से जूझ रही हो। ऐसे देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, क्योंकि बच्चों उस समय जो भी देश आजाद हुए थे उनमें से बहुत कम ऐसे देश थे जिन्होंने बच्चों अपने यहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया था। वो ऐसे देश थे जो समृद्ध थे, जो धनी थे। जो भारत जैसे पिछड़े हुए और गरीब देश थे उन्होंने अपने यहां या तो तानाशाही को अपनाया या राजतंत्र को अपनाया या सैनिक तानाशाही को अपनाया। लेकिन भारत इस बात पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय था कि कुछ भी हो जाए भारत के अंदर यदि किसी शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी। और भारत ने जब इस ऐतिहासिक काम को करने की ठान ली तो मैंने आप लोगों को बताया दुनिया के अखबारों ने, दुनिया के देशों ने और दुनिया के लोगों ने भारत के बारे में क्या क्या बातें बच्चों कही।
अब बच्चों हम ये देखेंगे कि भारत में आखिर लोकतंत्र की स्थापना करने में भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बच्चों ये सवाल आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आइए बच्चों देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने पहले से ही यहाँ हेडिंग डली हुई है, लोकतंत्र की स्थापना में भारत के समक्ष चुनौतियां। समक्ष का मतलब होता है बच्चों सामने। तो बच्चों भारत के समक्ष सबसे पहली चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना में भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करने की थी। सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करने की। आप जानते हैं बच्चों भारत में जब चुनाव करवाए जाते हैं तो अलग अलग चुनावी क्षेत्र बनाए जाते हैं, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन कराया जाता है। ऐसे ही पहले आम चुनाव के समय भी हमें सीमांकन करना था और यह सीमांकन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसका भारत को सामना करना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों मतदाता सूची तैयार करने की। किसकी थी बच्चों? मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची बच्चों क्या होती है? वोटर लिस्ट जिसे हम कहते हैं। आपने देखा होगा जब आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले या जिनकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है वो लोग वोट डालने जाते हैं तो बच्चों उनके पास एक पर्ची होती है जिस पर उनका फोटो, उनका नाम, उनकी उम्र और उनका पता लिखा होता है। ये वोटर लिस्ट जो होती है बच्चों चुनाव आयोग बनाकर भेजता है। ये वोटर लिस्ट तैयार करना पहली बार भारत के अंदर अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। जब बच्चों मतदाता सूची का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया, प्रारूप का मतलब होता है बच्चों ड्राफ्ट, एक मॉडल, एक नमूना। प्रकाशित का मतलब होता है बच्चों जब उसका पहला एक मॉडल दिखाया गया तो उसके अंदर बच्चों ये पाया गया कि उसमें 40 लाख महिलाओं के, बच्चों कितनी महिलाओं के? 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं थे। उन्हें केवल किन नामों से दर्शाया गया था? ये फलां की बीवी है, ये फलां की बेटी है, इस नामों से बच्चों महिलाओं के नाम मतदाता सूची के अंदर दर्ज किए गए थे। जो पहली मतदाता सूची थी कि ये फलां की बीवी है या फलां की बेटी है, उन महिलाओं के अपने वास्तविक नाम उस मतदाता सूची में नहीं लिखे हुए थे। और बच्चों वो कितनी महिलाएं थी? वो 40 लाख महिलाएं थी। जब चुनाव आयोग ने बच्चों इस वोटर लिस्ट को देखा तो बच्चों चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि मतदाता सूची को दोबारा से तैयार किया जाए। और ये जो मतदाता सूची भारत में तैयार की गई बच्चों ये अपने आप में एक बहुत कठिन काम था। आज तक पूरे विश्व में बच्चों इतने बड़े स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था। बच्चों आज तक भी पूरी दुनिया में इतने बड़े स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था जो भारत के अंदर हो रहा था मतदाता सूची तैयार करने का। यह अपने आप में ऐसा था जैसा हिमालय के ऊपर चढ़ना। बहुत कठिन काम था बच्चों, लेकिन भारत ने यह काम कर कर दिखाया और भारत ने अपनी पहली वोटर लिस्ट तैयार कर ली और उनमें महिलाओं के नाम भी दर्ज किए गए बच्चों। इसके अलावा पहले आम चुनाव के समय बच्चों भारत में 17 करोड़ मतदाता थे। मतदाता कौन होते हैं बच्चों? जो वोट डालने वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मतदाता। पहले आम चुनाव के समय भारत में 17 करोड़ मतदाता थे बच्चों, जिसमें से केवल 15% मतदाता ही क्या थे? साक्षर थे। क्या थे बच्चों? साक्षर थे। केवल 15% मतदाता बच्चों क्या थे? साक्षर थे। बाकी के 85% जो मतदाता थे वो बच्चों अनपढ़ थे। आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी जनसंख्या अनपढ़ थी। इतनी बड़ी अनपढ़ जनसंख्या के साथ भारत के अंदर चुनाव करवाना अपने आप में एक बहुत चुनौती भरा कार्य था, एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इतनी बड़ी अनपढ़ आबादी को लेकर चुनाव कराना। क्योंकि बच्चों भारत के अंदर अनपढ़ जनसंख्या अधिक थी। लोग ये नहीं जानते थे कि वोट किन बातों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वोट किस प्रकार से दिया जाता है। इसीलिए ये अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य था। बच्चों पहले आम चुनाव में भारत में 3200 विधायक, कितने विधायक बच्चों? 3200 विधायक तथा 489 सांसद चुने जाने थे। इसके अलावा बच्चों पहले आम चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने 3 लाख अधिकारियों की नियुक्ति की। बच्चों कितने लाख अधिकारियों की नियुक्ति की? 3 लाख अधिकारियों की नियुक्ति बच्चों की गई पहले आम चुनाव को संपन्न कराने के लिए।
ये सारी चुनौतियां बच्चों भारत के सामने थी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, या आप ये कह लीजिए पहले आम चुनाव को भारत में कराने के लिए भारत को इन सभी चुनौतियों का सामना बच्चों करना पड़ा, जो कि एक अपने आप में आप देख सकते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण और चुनौतियों से भरा कार्य था। बहरहाल इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इन सभी चुनौतियों का सामना करा स्टेप बाय स्टेप, और आखिरकार भारत में पहला आम चुनाव कराया गया और भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि यह आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बच्चों अब जब मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और भारत में ये कहा गया कि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार यानी एक निर्वाचित सरकार काम करेगी, तो जाहिर सी बात है बच्चों चुनावों की भी व्यवस्था की गई और चुनाव करवाने के लिए एक कमीशन और एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम बच्चों था भारतीय चुनाव आयोग। बच्चों भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखा है, आप लोग उसे भी जरूर देखें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। बच्चों भारतीय चुनाव आयोग जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारतीय निर्वाचन आयोग, बच्चों इसकी जो स्थापना भारत के अंदर की गई वो की गई सन 1950 में। कब की गई बच्चों? सन 1950 में यानी 1950 में बच्चों भारत के अंदर भारतीय चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। बच्चों भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में बच्चों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में बच्चों, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में स्पष्ट रूप से भारतीय चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। बच्चों भारतीय चुनाव आयोग बनाया गया 1950 में और इसका काम था भारत के अंदर चुनाव कराना। क्या काम था बच्चों इसका? भारत के अंदर चुनाव कराना। जो मैंने आप लोगों को बताया कि मतदाता सूचियां तैयार की गई, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किया गया, 3 लाख अधिकारियों के चुनाव कराने के लिए नियुक्ति की गई। बच्चों ये सारे काम किसके द्वारा किए गए? चुनाव आयोग के द्वारा किए गए। बच्चों ये सारे काम चुनाव आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। आज भी चुनावों से संबंधित जितने भी काम हैं उन सब कामों को करने की जिम्मेदारी बच्चों भारतीय निर्वाचन आयोग यानी भारतीय चुनाव आयोग की होती है। बच्चों जब भारतीय चुनाव आयोग बनाया गया तो इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बच्चों? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी पहले चुनाव आयोग के जो हेड थे उनका नाम था बच्चों सुकुमार सेन। क्या नाम था बच्चों? सुकुमार सेन उनका नाम था बच्चों। क्या नाम था? सुकुमार सेन उनका क्या था नाम। और बच्चों अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो बच्चों वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। कौन है बच्चों? राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये बच्चों थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग के बारे में दी गई। चुनाव आयोग ने मैंने आपको बताया मतदाता सूची तैयार की, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन किया। जब ये सारे कार्य पूरी तरह से हो गए तो बच्चों भारत में पहला आम चुनाव करवाया गया। पहला क्या करवाया गया बच्चों? आम चुनाव। पहला आम चुनाव। बच्चों आम चुनावों को आप लोकसभा चुनाव भी कह सकते हैं। कौन से चुनाव कह सकते हैं? लोकसभा चुनाव। और बच्चों इसी समय पर भारत में विधानसभाओं के लिए भी चुनाव करवाए गए। किसके लिए चुनाव करवाए गए बच्चों? विधानसभाओं के लिए भी चुनाव करवाए गए। और भारत में पहला चुनाव बच्चों 1952 में किया गया। तब कराया गया बच्चों 1952। हालांकि बच्चों भारत में पहले आम चुनाव की जो शुरुआत थी वो 1951 यानी 1951 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन बच्चों देश के अधिकांश हिस्सों में चुनाव 1952 में संपन्न कराया गया, इसीलिए इसको 1952 का आम चुनाव के नाम से जाना जाता है।
आशा है कि बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग की स्थापना की गई और किस तरीके से चुनाव आयोग ने पहला चुनाव भारत के अंदर संपन्न कराया। बच्चों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। पूरी दुनिया को भारत ने यह दिखा दिया कि दुनिया के अगर गरीब देश, यदि दुनिया का कोई अनपढ़ जनसंख्या वाला देश अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है तो वह अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। भारत ने लोकतंत्र की नींव अपने देश के अंदर रखी और पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत के सामने जितनी भी चुनौतियां आएंगी भारत निडरता से उनका सामना करेगा और भारत खुद हर चुनौती से ओवरकम करेगा और भारत ने ये कर भी दिखाया। अभी तक जिन अखबारों ने ये लिखा था कि भारत इतिहास का सबसे बड़ा जुआ खेलने जा रहा है, जिन अखबारों ने ये लिखा था कि पंडित नेहरू अपनी आंखों से देख लेंगे कि किस तरीके से भारत के अंदर सार्वभौम व्यस्क मताधिकार की हत्या या मृत्यु हुई है, उन्हीं अखबारों ने यह लिखा कि भारत ने आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक आज ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी सराहना आज पूरी दुनिया कर रही है। भारत ने जिन कठिन परिस्थितियों में बच्चों अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना की है वो बेहद ही सराहनीय है, बेहद ही प्रशंसनीय है। यह अखबारों ने अपने अखबारों के हेडलाइन बनाकर लिखा। इसी के साथ भारत में 1952 में आपने देखा कि पहला चुनाव भी करवाया गया और बच्चों जब भारत में पहला आम चुनाव करवाया गया तो आप सब जानते होंगे कि इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बच्चों क्या मिली? जीत मिली। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। बच्चों अब हम जिस हेडिंग पे बात करना चाह रहे हैं वो आपके सामने लिखी है, मतदान का तरीका। किसका तरीका बच्चों? मतदान का तरीका। इंग्लिश में आप इसको कहेंगे वोटिंग मेथड, यानी भारत के अंदर वोट डालने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल या किस तरीके का यूज किया गया ये बच्चों हम देखेंगे। तो बच्चों भारत में जब शुरुआत में पहला आम चुनाव करवाया गया तो भारत में जो चुनाव करवाए गए वो मतपत्र से करवाए गए। किससे करवाए गए बच्चों? मतपत्र से। मतपत्र से चुनाव करवाए गए, जिसको बच्चों आप क्या कहते हैं? बैलेट पेपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैलेट पेपर। क्या कहेंगे बच्चों? बैलेट पेपर भी जिसको आप कहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जी मतपत्र किसे कहते हैं? बच्चों मतपत्र एक कागज का टुकड़ा होता है जिसके द्वारा पहले वोटिंग की जाती थी, जिसे आप इंग्लिश में बैलेट पेपर कहेंगे। तो बच्चों कौन सा तरीका चुनावों में वोट के लिए अपनाया जाता था या मतदान के लिए अपनाया जाता था उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों पहले चुनाव क्षेत्र बनाए जाते थे जैसे आज बनाए जाते हैं। हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते थे। फिर उन पोलिंग बूथों के अंदर बच्चों हर उम्मीदवार के लिए अलग से पेटियां रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी बच्चों? पेटियां रखी जाती थी। हर जितने भी एक इलाके के अंदर जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी क्षेत्र के अंदर 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे तो उस बूथ पर 4 पेटियां रखी जाती थी बच्चों। उन हर एक पेटी पर हर उम्मीदवार का नाम लिखा होता था बच्चों और उनका चुनाव चिन्ह छपा होता था और उस पेटी के अंदर भी जो उम्मीदवार थे उनका नाम भी लिखा होता था और उनका चुनाव चिन्ह भी छपा होता था। बच्चों ये जो नाम लिखे होते थे ये अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में और जो रीजनल भाषाएं थी उनमें भी ये नाम लिखे जाते थे ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। इसके अलावा बच्चों जो मतदाता होते थे यानी जो वोट डालने वाले होते थे उन्हें एक मतपत्र दिया जाता था। जिस उम्मीदवार को भी वो चुनना चाहते थे उस उम्मीदवार की मतपेटी के अंदर वो अपना बैलेट पेपर या मतपत्र डाल देते थे। बच्चों इस तरीके से भारत में पहला और दूसरा आम चुनाव करवाया गया। कौन सा बच्चों? पहला और दूसरा। पहला और दूसरा आम चुनाव बच्चों इस तरीके से करवाया गया। जब भारत के अंदर तीसरा आम चुनाव बच्चों हुआ तो भारत के अंदर मतदान के तरीके में थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या किया गया बच्चों? थोड़ा सा चेंज किया गया। और वो चेंज बच्चों क्या था कि अब यह किया गया कि अलग अलग उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मतपेटी रखने के बजाय एक ही मतपेटी रखी गई और उम्मीदवारों से यह कहा गया कि आपका जो मतपत्र है उस पर आपको मोहर लगाकर वोट डालनी है कि आप किस उम्मीदवार को अपना वोट देना चाहते हो। यह चेंज किया गया बच्चों तीसरे आम चुनाव में। और जब उन वोटों की गिनती की जाती थी तो जिस उम्मीदवार के ऊपर मोहर लगाई जाती थी उसी के हिसाब से उसकी बच्चों
काउंटिंग भी होती थी। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि पहले आम चुनाव में वोटिंग का कौन सा तरीका यूज होता था बच्चों, और दूसरे में भी वही सेम तरीका यूज होता था, और तीसरे आम चुनाव में जो ये वोटिंग का तरीका था ये क्या कर दिया गया बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। जो बच्चों बड़ा बदलाव आया भारत के अंदर मतदान के तरीके में, वो बच्चों 1990 में आया। कब आया बच्चों, 1990 में मतदान के तरीके में क्या आया बच्चों, अंतर आया। अब जो वोट थे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाले जाने लगे बच्चों। कैसे डाले जाने लगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। कैसे डाले जाने लगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अब मतदान किया जाने लगा। कैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक रूप से। 1990 के दशक में भारत में चुनाव कराने के लिए बच्चों एक मशीन का प्रयोग किया गया, जिस मशीन का नाम क्या था बच्चों, ईवीएम। क्या नाम था बच्चों, ईवीएम, जिसका पूर्ण रूप मैं आप लोगों के सामने लिख दूं। ईवीएम का पूर्ण रूप है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी वोट डालने की कैसी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 1990 के दशक में भारत में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और बच्चों भारत के अंदर सबसे पहले जो चुनाव जिस राज्य ने ईवीएम से करवाए उस राज्य का नाम था बच्चों केरल। क्या नाम था बच्चों, केरल। और भारत में जो लोकसभा के चुनाव 2004 में हुए उसमें पूरी तरीके से किसका इस्तेमाल किया गया बच्चों, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। चुनाव पूरी तरीके से ईवीएम से करवाए गए। तब बच्चों ईवीएम से कैसे चुनाव करवाए जाते हैं बच्चों, एक मशीन होती है जिस पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम लिखे होते हैं और उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह बना हुआ होता है, और उसके सामने बच्चों आपको एक बटन दिया जाता है। सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह लिखे होते हैं। आप जिस भी उम्मीदवार को वोट डालना चाहते हैं उसके नाम का आगे का आपको बटन दबाना होता है, और वो वोट खुद ब खुद उस उम्मीदवार के खाते में पहुंच जाता है। और फिर इसी तरीके से उन वोटों की काउंटिंग भी की जाती है, और चुनाव संपन्न होने के बाद जो अधिकारी होते हैं वो उन ईवीएम को सील करके चुनाव आयोग में भेज देते हैं। बच्चों ये तरीका हमने इसलिए अपनाया क्योंकि पहले जो वोटिंग का तरीका था वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, और अब दुनिया के देशों ने भी तरक्की की, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपने वोटिंग के तरीके में थोड़ा सा चेंज करें। और हमने क्या चेंज करा, हमने ईवीएम का प्रयोग करना शुरू करा, यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना शुरू करा। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, भारत में लोकतंत्र की स्थापना करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, भारत में पहले आम चुनाव के समय कौन कौन सी चुनौतियां थी, चुनाव आयोग की स्थापना किस तरीके से की गई, और बच्चों भारत में किस तरीके से मतदान के तरीकों में समय के साथ साथ बदलाव किया गया। क्योंकि बच्चों यही प्रकृति का नियम है कि समय के साथ साथ वक्त के साथ साथ अपने आप को क्या किया जाए, बदला जाए, अपने आप को समय के साथ बदला जाए। ऐसा ही हमारी मतदान प्रणाली ने भी किया कि उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं या यार दोस्त हैं उनके साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर भी करें।